हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। आखिर ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? तो चलिए आज हम इसके बारे में समझते हैं, इसके एंड टू एंड डिस्क्रिप्शंस को। दोस्तों, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि नियम कानून को तोड़ देना। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले देखे होंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोग क्या कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि अब यहाँ पे लोग कानून को ही तोड़ रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशंस को या फिर उसके लॉज को ही लोग मना कर रहे हैं मानने से। तो आखिर ऐसा सिचुएशन क्यों आता है या फिर इसका शुरुआत कैसे होता है? तो चलिए हम लोग समझते हैं टॉपिक को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया बैक टू बैक अपने टाइमलाइंस में डिमांड करता जा रहा है पॉलिटिकल पावर, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियन को पॉलिटिकल पावर मिल नहीं रहा था। उसके बाद से हम लोग देखें तो जब 1927 में साइमन कमीशन जब इंडिया में आता है, तो होता क्या है ना कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशंस को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि हम इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छा नहीं बना सकते। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके बाद होता क्या है ना दोस्तों कि हम लोग अब यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सिविल डिसओबीडियंस में क्या होता है हम आगे बताएंगे, पहले इस एस्पेक्ट को समझिए। तो कांग्रेस के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास होता है 1930 में, जो कि उस रेजोल्यूशन को पास करने वाला सेशन लाहौर सेशन होता है, और वहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि अब पूर्ण स्वराज की बात होगी। क्योंकि इस मूवमेंट का एंड टू एंड यही मुद्दा था कि अब हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, अपना देश बनाना है। गांधी जी का इसके साथ इरविन के साथ एक पैक्ट साइन होता है। बाद में हम लोग देखेंगे कि 1931 में जब ये एक्ट साइन होगा तो कुछ देर के लिए इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि वॉयलेशन होगा, सॉल्ट ले से इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट होगा। लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, वुमेन्स, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यूनाइट हो जाएंगे। और एंड में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इसको लाठी चार्ज करके एक हार्श तरीके से लोगों को पेनिट्रेट करके अब सिविल डिसोबीडियंस को थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाता हूं हमेशा निमोनिक्स, जिससे आपको कोशिश करता हूं कि इजीली याद करवा दूं। तो आज का जो निमोनिक्स है, जो याद करने के एस्पेक्ट्स है, वो है डिसोबीडियंस। क्यों है दोस्तों? क्योंकि डिसोबीडियंस में का जो डी आप लोग देखोगे, ये शुरुआती दौर है डांडी मार्च का, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसमें 12 मार्च को 1930 के दिन 1930 में गांधी जी ने 24 मील 240 मील चल के सॉल्ट मार्च को चालू किया। उसके बाद से इंडियन प्रोडक्ट को इन्होंने प्रोमोट किया दोस्तों। क्योंकि आप देखोगे तो एनसीएम हो चाहे सीडीएम हो, एनसीएम इट मीन्स की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीडीएम इट मीन्स की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दोनों का फोकस जो था ना दोस्तों, एकदम स्वदेशी यूज करना है और बॉयकॉट करना है ब्रिटिशर्स गुड्स को। या फिर आप देखोगे ब्रिटिशर्स के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। मैं आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में एक शॉर्ट समरी बताना चाहूँगा। होता क्या है दोस्तों कि असल में गांधी जी जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू करते हैं, तो यहाँ पे मतलब कि ब्रिटिशर्स पावर थोड़ा अब अनकॉन्शियस या फिर बोल सकते हो कि अनकंट्रोल्ड सा फील करने लगती है। तो वैसे ही ब्रिटेन से एक जो किंग थे वहाँ के, उनका एक लेटर आता है, बोला जाता है कि इरविन आप यहाँ पे कंट्रोल करो, प्रॉब्लम्स क्या है। तो इरविन क्या करता है कि गांधी जी से पूछता है कि आप इस मूवमेंट को कैसे बंद कर सकते हैं। तो गांधी जी अपने 11 पॉइंट्स को इरविन के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि भाई इतने मेरे पॉइंट्स मान लो, तब मैं जाके कुछ करूँगा। तो होता क्या है कि उन 11 पॉइंट्स में अगर देखा जाए दोस्तों, तो बहुत सारे डिमांड्स थी। जैसे सॉल्ट का टैक्स हटाना, प्रोडक्ट्स के जो बेसिक गुड्स है उसके टैक्सेस हटाना, या फिर आप देखोगे तो बड़े बड़े प्रोटेस्टर्स को जिसको इन्होंने अरेस्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस में, उसको उन लोगों को रिलीज करना। इनफैक्ट डिमांड तो था दोस्तों भगत सिंह का भी कि उनको भी रिलीज किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह आता है कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि नहीं, वो क्रिमिनल एक्ट है, तो इसके कारण हम उनको नहीं छोड़ सकते।
तो इसमें से ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे गांधी जी के प्रोमिसेस माने और इसके बाद गांधी जी एक्चुअली चले जाते हैं लंदन। लेकिन आपको पता होगा कि ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन मेनली हम लोग को पढ़ना 2 ही है। तो पहले में गांधी जी नहीं जाते हैं, लेकिन बी आर अम्बेडकर जाते हैं, और दूसरे में गांधी जी जाते हैं और बी आर अम्बेडकर भी पहुंचते हैं, मुस्लिम लीग भी पहुंचती है। लेकिन वहां पे गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के साथ एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो होता है वो दोस्तों, वो सेपरेट इलेक्टोरेट के टॉपिक पे होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं। तो होता क्या है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो फेल्ड हो जाता है 1931 में। मैं बताऊंगा सेपरेट इलेक्टोरेट से, तो तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद से देखा जाए तो ओपन लॉ को ब्रेक किया जा रहा था सिविल डिसोबीडियंस में। चाहे क्योंकि अगर देखोगे तो सॉल्ट टैक्स या फिर फॉरेस्ट लॉ जो थे, अब हम लोग इस लॉ को ब्रेक करने के एस्पेक्ट पे आ चुके थे। ब्रिटिशर्स ब्रूटैलिटी दिखा रहे थे, लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, चाहे गांधी जी क्यों ना हो, नेहरू जी क्यों ना हो, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्यों ना हो। और सिविल डिसोबीडियंस 1934 में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि गांधी जी जैसे ही जब जाते हैं लंदन 1932 के अराउंड, 32-33 के अराउंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मीटिंग के लिए, तो वो यहाँ पे इस मुद्दे को या फिर इस मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर देते हैं उनके जाने के साथ, क्योंकि उस टाइम पे जाने आने का टाइम ड्यूरेशन बड़ा रहता है। और जब इंडिया रिपीट आते हैं तो आने के बाद फिर से कोशिश करते हैं कि ये मूवमेंट चले, लेकिन ये मूवमेंट उस हिसाब से नहीं चल पाता है। उसके बाद से आप लोग देखो तो क्या होता है कि डी कंट्रोल डिमांड होने लगता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अब हटाना ही हमारा एम था। अब हम लोगों को था क्या कि पूर्ण स्वराज चाहिए। हम लोग इंस्पायर्ड थे क्वाइट इंडिया मूवमेंट के एस्पेक्ट से, क्योंकि आप देखोगे कि सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था वो क्या करता है कि 1942 में एक बेस तैयार कर देता है कि अब इंडिया को आज़ादी चाहिए। इस एस्पेक्ट में बातें हो रही थी। या फिर अगर देखा जाए तो इक्वल राइट्स के बेसिस पे बात हो रहा था दोस्तों, क्योंकि अब लोगों को था क्या कि इक्वल राइट्स चाहिए थे। इक्वल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप, वोटिंग, या फिर बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अब लोगों को वो चाहिए था। उसके बाद से अगर देखोगे तो यहाँ पे नेशनल स्पिरिट तैयार हो जाता है लोगों का, कि अब एक देशभक्ति की भावना जो होती है लोगों में, एक यूनिटी सा दिखता है ये चीज़ें। और उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि अब हम लोगों को क्या चाहिए था कि पार्लियामेंट में हम लोग को पावर्स तो चाहिए थे, लेकिन अब पावर ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन, क्योंकि अब हम लोग अपने देश को चलाने के एस्पेक्ट से पावर चाहते थे, नहीं कि ब्रिटिशर्स के साथ मिलके। क्योंकि अब हम लोगों को क्या था, डोमिनियन स्टेटस का डिमांड था दोस्तों, कि अब हम लोगों को अब हम लोग फुल फ्रीडम के एस्पेक्ट पे आगे बढ़ना चाहते थे। इकोनॉमिक बॉयकॉट भी हो रहा था, क्योंकि आप देखोगे ब्रिटिशर्स गुड्स को, चाहे क्लोथ हो, लिकर्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, तो अब इसको अब जब बॉयकॉट करोगे तो स्वदेशी फोकस जो होगा वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, तो मैं देखो होता क्या है कि जैसे ही गांधी जी इंडिया में रिटर्न आते हैं, तो आते के साथ होता यह है ना कि गांधी जी के साथ एक, मतलब उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल में डाल दिया जाने के कारण उन दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों होता यूं है कि जैसे ही गांधी जी इंडिया में आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो बी आर अम्बेडकर का जो वहाँ पे इनके साथ जो कन्फ्लिक्ट हुआ था वो क्या था, चलिए समझते हैं। तो जो बी आर अम्बेडकर थे उनका जो स्टैंड था दोस्तों, उनका जो मेनली स्टैंड यही था कि इंडिया में उनको एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन चाहिए, या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या कि इंडिया में इनको एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए जहाँ पे दलित समुदाय रूल करे। ठीक है, उन वो एक तरीके का मतलब कंट्री फॉर्मेशन के एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे।
तो ये गांधी जी को पसंद नहीं था। इसी के कारण गांधी जी ने मतलब सेकेंड राउंड टेबल को अटेंड नहीं किया। इस तरीके के मुद्दे खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं सभी, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और गांधी जी को पूना के जेल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो होता यूँ है दोस्तों कि जैसा कि आपको पता होगा कि उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में या फिर जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम पे, वो अपर कम्युनिटी से थे, या फिर बोल सकते हो कि वो जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो बस इतना समझो कि दलित नहीं थे, वो अपर कम्युनिटी थे। तो होता क्या है कि गांधी जी को जब पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने B.R. अम्बेडकर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट पास कर दिया, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट पास करते ही गांधी जी को एक मन में धक्का लगता है, और वो करते क्या है कि आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। और आमरण अनशन पे बैठने के कारण इंडियन नेशनल जो कांग्रेस उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। शॉक होने का सेंस ये था कि वो नहीं चाहती थी कि गांधी जी को कुछ हो। तो इसके कारण उन्होंने B.R. अम्बेडकर जी पे अपना एक प्रेशर बनाया। प्रेशर बना के उनका एक फोर्सफुली मीटिंग अरेंज किया गया गांधी जी के साथ पूना के जेल में। पूना के जेल में जब उनकी मीटिंग होती है गांधी जी के साथ दोस्तों, तो समझो होता क्या है कि गांधी जी और B.R. अम्बेडकर वहाँ पे मिलते हैं आपस में, और मिलने के बाद दोनों के बीच में एक समझौता होता है। और क्या समझौता होता है, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो B.R. अम्बेडकर का जो डिमांड था, वो एज इट इज़ मांगते हैं कि मुझे एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए जो दलितों को सपोर्ट दे। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि भाई तुम ये क्यों मांग रहे हो सेपरेट इलेक्टोरेट, मैं तुम्हें रिजर्वेशन देता हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन तो दलित समुदाय को पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गांधी जी को B.R. अम्बेडकर को बहुत अच्छी लगती हैं। और इसी समझौते को दोस्तों हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट, जो कि पूना के जेल में ये समझौता हुआ था। ये एग्जामिनेशन में पूछता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको निमोनिक्स के माध्यम से टॉपिक को क्लियर करूंगा। दोस्तों आज का जो निमोनिक्स था जो मैंने बताया आपको, उससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन में आप डिफरेंट एस्पेक्ट से सिविल डिसोबीडियंस को डील कर सकते हो, क्योंकि मैं मिनिमम समय में आप लोगों के लिए रिवीजन मटेरियल ही बना सकता हूँ। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का लिंक शेयर कर दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।